नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनः बैठे हैं डॉक्टर विवेक शंकर राजकीय कला महाविद्यालय कोटा सह आचार्य के पास, जो आज हमें विभिन्न समस्याओं को लेकर, आरपीएससी की परीक्षाओं को लेकर, यूपीएससी की परीक्षाओं को लेकर, हमारा जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि आरपीएससी की परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के संशयों में और अलग अलग कोचिंग संस्थानों के चक्कर में फंसकर अपने कीमती समय को वो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। तो उस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं और यह वीडियो विद्यार्थियों के लिए जो आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सफल सार्थक होने वाला है। तो सब लोग एक बार ध्यान लगाकर इसको सुने और आज हम मिलते हैं डॉक्टर विवेक शंकर सर से। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद सर, विद्यार्थियों को मन में बहुत सारी परीक्षाओं के असफलता के पश्चात बहुत सारे मन में उनके सवाल उत्पन्न होते रहते हैं, तो उन सवालों को लेकर वह काफी चिंतित भी रहते हैं कि उनके लिए आगे भविष्य में कौन सा मार्ग सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो विद्यार्थियों का भी सवाल है कि हाल ही में जो रीट परीक्षा आयोजित हुई है, उस रीट परीक्षा के आयोजन के पश्चात कुछ विद्यार्थियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है, कुछ विद्यार्थियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। तो जिन विद्यार्थियों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, वो विद्यार्थी संशय में है कि वो भविष्य में किस रास्ते पर जाए और अपना भविष्य किस तरह निर्धारित करे। तो उनके लिए कौन कौन से मार्ग सही हो सकते हैं? मेरी दृष्टि में जिन्होंने रीट की परीक्षा दी है, यदि उनकी परीक्षा अच्छी गई है तो निसंदेह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन में निराश कभी नहीं होना चाहिए। जीवन में ऐसे अनेक मार्ग आते हैं जहां मनुष्य को लगता है कि इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन उसके आगे वस्तुतः बहुत सारी बातें होती हैं। जीवन में ऐसे अनेक मोड़ आते हैं जहां जीवन में सफलता और असफलता दोनों होती है। अगर किसी लड़के का रीट में अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया, अच्छा नहीं कर पाया, तो उन्हें निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई हुई है। उन दोनों परीक्षाओं की तैयारी भली भांति करें और अपना जीवन संवारें। और मैं इस संदर्भ में यह भी कहना चाहूंगा कि न सिर्फ राजस्थान में बल्कि आसपास जितने भी राज्य हैं, मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है या केंद्रीय सेवा में जो शिक्षक पद की भर्ती, वहां भी अपनी किस्मत में आजमानी चाहिए। मैं खुद रांची झारखंड से हूँ, लेकिन यहाँ राजस्थान में इतने 25 साल से लगभग पदस्थ हूँ। तो कभी किसी की रोटी कहीं लिखी होती है, तो मनुष्य को सिर्फ एक स्थान में नहीं अनेक स्थानों में कोशिश करते रहनी चाहिए। किसकी किस्मत कहाँ लिखी हुई है ये कोई नहीं जानता है। तो छात्रों, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप नए सिरे से, नई उमंग के साथ, नई उत्साह के साथ आप दोनों परीक्षाओं की तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं हैं। जैसा कि सर ने बताया कि कठिन परिश्रम और मेहनत से कहीं पर भी और किसी भी समय सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि स्वयं सर इसका उदाहरण है कि ये राजस्थान के मूल निवासी न होकर भी यहाँ के सिलेबस को इन्होंने गहन अध्ययन किया और गहराई से अध्ययन करने के पश्चात सफलता प्राप्त की और वर्तमान में ये सह आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि जो विद्यार्थी रीट के बाद में पहली बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, तो उनके लिए वो अपनी शुरुआत कहाँ से करें और कैसे करें? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपने पूछा है। मेरी दृष्टि में सबसे पहले किसी भी छात्र को सिलेबस का अध्ययन करना चाहिए। सिलेबस ऐसा हो कि उसके दिमाग में फिट हो जाए कि ये सिलेबस है, ये पाठ्यक्रम है, तो सिलेबस की जानकारी पहली शर्त है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको प्रश्नों की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आरपीएससी की वेबसाइट पे हो जाए, चाहे सेकंड ग्रेड की परीक्षा दे रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा दे रहे हो, उनको विगत वर्षों के प्रश्नों को देखना चाहिए और उन प्रश्नों की वो प्रिंट निकाल लें और रात में सोते समय उसको 5-7 मिनट देखें। उससे कि प्रश्नों की प्रकृति का उन्हें ज्ञान हो जाएगा और जब वो पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में बात पहुंच जाएगी कि ऐसा प्रश्न आता है, इससे जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रश्नों की प्रकृति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और इसके लिए 2-3 साल प्रश्नों को देखना चाहिए छात्रों को और गहनता पूर्वक देखना चाहिए। ऐसा देखना चाहिए कि उनको प्रश्न भी याद हो जाए कि हाँ, फलाने वर्ष में ऐसा पूछा गया था। तो मेरा बस यही 2 सुझाव है कि एक तो सिलेबस को अच्छी तरह से मनन करें, पठन मनन करें, प्रश्नों की प्रकृति को समझें और अच्छी किताबें पढ़ें। आजकल बाजार में अनेक किताबें, राजस्थान से जितनी किताबें निकलती है नेमीचंद, मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य प्रदेश से इतनी किताबें निकलती है। यहाँ हर एक कोई 10 में एक लेखक बन गया है, नेट सिलेक्ट कर लिया, या बहुत सारे ऐसे भी लेखक हो गए हैं जो बस काम चलाओ एक बार के परीक्षा, खुद योग्य नहीं है लेकिन वो किताब लिखने के लिए व्याकुल है और उनकी किताबें आ रही है। और दुख की बात है कि ऐसी किताबें लोग पढ़ भी रहे हैं।
जी, यही चीज हाँ। विद्यार्थियों को अधिक संशय में डालती है कि इतने सारे राइटर्स की जो पुस्तकें हमारे पास अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, तो हम किसका आखिर चयन करें, ये समस्या बड़ी बनी रहती है। देखिए, अभी मैं कुछ दिन पहले अपने बच्चे को दिखलाने के लिए गया था। यहाँ कोटा के महान चिकित्सक हैं डॉक्टर सरदाना, ये पास में ही रहते हैं। डॉक्टर शांति धारीवाल जी जो मंत्री जी हैं, उनके घर के जस्ट बगल में। तो मैंने अपने बच्चे के विषय में उनसे बताया कि मैंने फलाने जगह दिखाया, अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, और डॉक्टरों ने ये कहा कि इसको ये बीमारी है, मैंने भांति के विचार सामने आए। तो सरदाना साहब ने एक बात मुझे बहुत अच्छी कही कि आप रांची के हैं, हर एक कोई डॉक्टर के सिन्हा नहीं हो सकता। डॉक्टर के सिन्हा नामी चिकित्सक रहे रांची में और अब दिवंगत हो गए, लेकिन उनके यहाँ दिखलाने के लिए 2-2, 3-3 महीने की लाइन लगती थी। तो जब आपके पास योग्य और अनुभवी लेखक हैं या अच्छे शिक्षक हैं, तो उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे लेखक की किताब मेरी दृष्टि में कभी नहीं पढ़नी चाहिए जो खुद योग्य नहीं है और दुनिया को योग्य बनाने चला है। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि विद्यार्थी बाजार में बहुत सारी पुस्तकों को देखकर इस संशय में हो जाता है कि आखिर वो किसका चयन करे। तो सर ने जिस प्रकार हमें अपने प्रिय डॉक्टर का या उनके पारिवारिक डॉक्टर का उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि जो उचित है, जिसमें गुण है, वो अपने आप पूजा जाएगा, उसकी महत्ता अपने आप सिद्ध होगी। तो सर, मेरे मित्र ताराचंद जी के भी आपसे कुछ सवाल हैं जो विद्यार्थियों के संशय को लेकर वो भी काफी चर्चित रहे हैं। तो ताराचंद जी से मैं आग्रह करता हूँ कि वो अपने सवालों का उत्तर जानने की कोशिश करें। नमस्ते, मैं ताराचंद कुमार, शोधार्थी, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। प्रतियोगिताओं के इस दौर में जिस तरह प्रतिभागियों के मन में संशय है, जैसा नैनीचंद के भी से पूछ रहे थे, जैसे बातचीत आगे बढ़ रही थी, वैसे ही सवाल, क्योंकि मैं भी एक प्रतिभागी हूँ, तो मेरे मन में भी है, और जाहिर सी बात है आपके मन में भी वैसे ही सवाल कौन रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह की बाढ़ इस दौर में आ रही है, हमारे सामने सबसे बड़ा संशय यही बना हुआ है कि अब क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, किसे पढ़े, किसे छोड़े। तो उस मामले में भी सर से चर्चा हो ही रही थी। तो मेरे भी जो सवाल है मैं सर से जानना चाहूंगा, मेरी इच्छाओं को शांत करना चाहूंगा कि सर, विद्यार्थी काव्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं, और काव्य शास्त्र हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंश है जो बड़ा उपयोगी है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी सार्थकता सिद्ध करता है। और जहां तक मुझे लगता है, काव्य शास्त्र का गहनता से अध्ययन किए बिना कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सकता। इस काव्य शास्त्र की पुस्तकों, अन्य पुस्तकों के बारे में, और आपकी जो काव्य शास्त्र की पुस्तक है जिसका मैंने स्वयं अध्ययन किया है, वो पुस्तक मुझे बड़ी उपयोगी लगी। और मैं पाठकों को भी यही कहना चाहूंगा कि वो सर की पुस्तक बड़ी उपयोगी है, आप उसका अध्ययन करें। तो सर, अन्य पुस्तकों की तुलना में काव्य शास्त्र की पुस्तक का जो स्थान है वो आप कहाँ पाते हैं? काव्य शास्त्र चाहे सेकेंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, या कॉलेज लेक्चरर हो, वो अभिनंद है, उससे प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। 2020 में फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी, उसमें तकरीबन 12 प्रश्न पूछे गए थे, और 12 प्रश्न मेरी काव्य शास्त्र की किताब जो है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से निकली हुई है ये किताब, इसका 9वां संस्करण चल रहा है। इस किताब से 12 प्रश्न आए हुए थे। और किताब, काव्य शास्त्र पर किताबों की कमी नहीं है, अनेक किताबें हैं जिनमें देवेंद्रनाथ शर्मा जी की, गणपति चंद्रगुप्त जी की है, अनेक किताबें। लेकिन आप गणपति चंद्रगुप्त जी को पढ़ेंगे या तारकनाथ वाली को पढ़ेंगे, देवेंद्रनाथ शर्मा जी को पढ़ेंगे, तो सिर्फ एक आलोचक या एक विद्वान या एक लेखक की बातों को आप पढ़ पाएंगे। लेकिन मेरी इस किताब में तकरीबन 30-35 काव्य शास्त्रियों की किताबों की मदद से लिखी गई है। और क्योंकि मैं 25 साल की सेवा मेरी हो चुकी है राजकीय सेवा में, तो मैंने इसको अपने अनुभव के साथ लिखा है। और प्रश्नों की प्रकृति का मुझे ज्ञान है कि प्रश्न कैसे उठते हैं, और इसी कारण है कि हमारी किताबों से प्रश्न अन्य किताबों की तुलना में ज्यादा आते हैं। इसके पीछे मूल कारण है अनुभव और हमारी पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी जो बिहार की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, वहां से शिक्षा प्राप्त करना। स्वयं देवेंद्रनाथ शर्मा जी मेरे गुरु जी रहे हैं, तो उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, उनकी किताबें मैंने पढ़ रखी है। तो हरेक को चाहिए कि ऐसी हम किताब पढ़ें जिसमें हमें अवश्य सफलता मिले। और आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड में इतनी मोटी ज्यादा मोटी किताब नहीं है। आपके सिलेबस में जो निर्धारित है सिर्फ उसी को पढ़ना है, जो टॉपिक निर्धारित है वही पढ़ना है, संपूर्ण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ आप परिशिष्ट में जो सामग्री दी गई है उसको भी जरूर अवलोकन करें।
अभी दिल्ली में ही एक लड़का प्रभात कुमार पदस्थ है, उसने बताया कि दिल्ली में जब वो परीक्षा दे रहा था तो परिशिष्ट से ही करीब 7-8 क्वेश्चन उसने पढ़ रखे थे और उसका अंतिम में सिलेक्शन हो गया। तो परिशिष्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं तथ्यवार बिंदुवार उसको उसका गहन अध्ययन करना आवश्यक है। तो बाजार में अन्य किताबों की तुलना में किताब सबसे श्रेष्ठ है। आप खुद इसका अवलोकन करेंगे तो खुद महसूस करेंगे। और हर एक यूट्यूब पे आप देखिए तो 10 अगर वीडियो बने हुए हैं तो 10 में से 8 लोगों ने इस किताब को रिकमेंड कर रखा है कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित डॉक्टर विवेक शंकर की भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र किताब अवश्य पढ़ें। जैसा कि सर ने बताया, काव्यशास्त्र की ये जो पुस्तक है बड़ी उपयोगी है और ये इसलिए भी सार्थक है क्योंकि इतनी सारी पुस्तकों का अध्ययन करने का ना तो हमारे पास समय है और ना हम कर सकते हैं। तो अगर हमें सभी चीजों को अगर एक जगह मिल रही है तो वो सर की ये जो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्री किताब है वह बड़ी सर्वश्रेष्ठ है बाजार की अन्य किताबों की तुलना में। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि सर की ये किताब अधिक से अधिक खरीदे और अधिक से अधिक गहराई से इसका अध्ययन करें। अब मेरे साथी नेमीचंद जी के कुछ सवाल हैं वो जानना चाहेंगे सर से। देखिए ताराचंद जी, आपने जो प्रश्न किया वो बहुत ही उचित है और विद्यार्थियों के लिए जरूरी भी है क्योंकि वो इस विषय में जाने। किंतु मैं विद्यार्थियों को सभी को ये बताना चाहता हूँ, आपने कहावत सुनी होगी कि जो वास्तविक है उसको कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो इसके लिए जैसे भी आप डॉक्टर विवेक शंकर सर से जुड़ी हुई जो टिप्पणियां देखते होंगे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर, जहां पर भी दिखाई देते होंगे, उनसे अपने आप उचित ये सिद्ध हो जाता है कि इनकी जो पुस्तकें हैं, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, चाहे वह आचार्य शुक्ल का विचार कोश हो, हिंदी साहित्य हो, हिंदी गद्य साहित्य हो, जो भी पुस्तकें हैं, जितनी भी इनकी पुस्तकें हैं, वो कहाँ तक उचित है ये अपने आप प्रमाणित हो जाती है। इसी परंपरा में सर मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि हाल ही में आरपीएससी ने पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया है, तो पाठ्यक्रम परिवर्तन के पश्चात आपकी जो पुस्तक आई है हिंदी साहित्य दिग्दर्शिका, वो कहाँ तक उचित है और नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थी उसका लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मेरी विगत दिनों हिंदी साहित्य दिग्दर्शिका किताब आई और वो बाजार में छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। बहुत कम समय में इतनी लोकप्रियता प्राप्त की कि मुझे आशा नहीं थी। हालांकि मैंने इसमें बहुत मेहनत की है और ये किताब अपने आप में संपूर्ण है। इसमें संपूर्ण तथ्यों को बिंदुवार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसमें साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं और साथ साथ बिंदुवार स्मरणीय तथ्य हैं। और तीसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें विषय वस्तु को वर्णनात्मक रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। और मुझे नहीं लगता कि जो पाठ्यक्रम में जो नए लेखक लगे हैं उनकी रचनाएं लगी उससे कोई क्वेश्चन इससे छूट पाएगा। खासकर इसमें मनोविश्लेषणवाद के विषय में या साकेत के विषय में या यही सच है या कल्पलता के विषय में, कविता क्या है, इसके विषय में मैंने इतनी अच्छी सामग्री प्रस्तुत की है कि मैंने दावा कर सकता हूं कि शायद ही कोई ऐसा इससे बढ़िया लिख पाएगा। इसके साथ साथ इस किताब की उपयोगिता का दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है निवेचन कि आप देखेंगे सिलेबस में तो कोष्टक में बहुत सारे कवियों को सिलेबस में समाहित किया गया है। कोष्टक में नाम दिए गए, मंजन दिए गए, नरपति नाल दिए हुए हैं, घनानंद दिए हुए हैं, अनेक कवियों के करीब 12 कवियों के नाम ऐसे दिए गए हैं। तो उन कवियों से प्रश्न अवश्य आएंगे। तो मुझे इस किताब की उपयोगिता में और वृद्धि करने के लिए मुझे उन कवियों को भी उठाना पड़ा और उसमें मैंने बहुत अच्छी सामग्री प्रस्तुत की है। मेरे अनुभवों का निचोड़ और अनेक किताबों की मदद से मैंने मेरी कोई भी आप वो कबीर को ले लीजिए, सूर को ले लीजिए, घनानंद को ले लीजिए, किसी भी कवि को उठा लीजिए, नरपति नाल को उठा लीजिए, देव को उठा लीजिए, इतनी अच्छी सामग्री आपको अन्यत्र नहीं मिलेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे कोई क्वेश्चन जो है छूट नहीं पाएगा क्योंकि इसमें न सिर्फ तथ्य दिए गए हैं बल्कि उसका विश्लेषण भी है और साथ साथ आलोचकों के मत भी हैं कि इन आलोचकों का क्या कहना है, यही सच है के विषय में क्या कहना है, कफन के विषय में क्या कहना है, पुरस्कार के विषय में क्या कहना है। तो आलोचकों के कथनों से भी हमने इसको समृद्ध बनाया है और निसंदेह किताब जो है अवश्य परीक्षा में है छात्रों को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। और बहुत कम समय में इसकी इतनी प्रतियां बिकी हैं कि मुझे इतनी आशा नहीं थी क्योंकि इसके पहले ही बाजार में 2-3 किताबें आ चुकी हैं। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद अब फेसबुक पे लोगों ने कमेंट किया है कि इससे पढ़ के मैंने एक छात्र ने लिखा है मुझे, मैंने इसको फेसबुक पे भी लगाया है कि मैंने इसके पहले 2 किताबें पढ़ी लेकिन आपकी किताब में जो जान है ना अन्य 2 किताबों में जान नहीं है। इस बारे में मेरा सवाल ये है कि आलोचकों के जो कथनों की आपने जो बात की वो अधिकतर
जो विद्यार्थी के सामने जो संकट रहता है वो एक जगह आलोचकों के कथन मिलते नहीं, और जहाँ कहीं मिलते हैं तो उसमें ये जो अशुद्धि का डर है वो रहता है कि ये कथन इसका है कि नहीं है। अब जैसे बहुत से ये जो प्रामाणिक नहीं मिल पाते, जो प्रामाणिकता का जो सवाल है वो कहीं ना कहीं पाठकों को संशय में डालता है। और कथन वाली जो बात है, आलोचकों की जो कथन परीक्षाओं में आ रहे हैं पेपरों में, उस दृष्टि से आपकी पुस्तक में जो कथन है वो कितने उपयोगी है? देखिए, कथन में हमने रामचंद्र शुक्ल जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, इनकी मूल किताबों से मैंने कथनों को वहां उद्धृत किया है। इसलिए इसमें कहीं भी गलत होने की संभावना भी नहीं है, बल्कि मेरी कोशिश रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं पोस्टर में लगा देता हूँ कि पृष्ठ संख्या। जैसे एक बार अभी छत्तीसगढ़ में एक परीक्षा हुई थी, तो तुलसीदास से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें 4 ऑप्शन थे, तो 4 ऑप्शन थे, तो वहाँ यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि इसमें 4-5 वीडियो बन गई, तुरंत आजकल वीडियो बन जाती है। 4-5 लोगों ने बताया कि ये शुक्ल जी का कथन है। फिर मैंने हिंदी काव्य निकाली और उसको कथन को मैंने तलाश करने की कोशिश की, तो अंतिम में मुझे वो कथन मिल गया, और डॉक्टर गुलाब राय की किताब हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास से था, और मैंने उसमें पृष्ठ संख्या भी दे रखा था, पृष्ठ संख्या अमुक 67 या 68 जो भी हो। तो मैंने तुरंत उसको देखा और बच्चों को बताया कि भाई ये किताब, ये जो प्रश्न है ये डॉक्टर गुलाब राय की किताब से लिया गया और इतने पृष्ठ संख्या पर है। तो जब पृष्ठ संख्या है तो वहां कहीं कोई दुविधा की बात ही नहीं है, वो 100% बिल्कुल प्रमाणिक और सत्य है। तो देखिए, जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। असाध्य वीणा आपने कविता पढ़ रखी होगी। असाध्य वीणा में जो गीत साधता है वो पूरी तन्मयता के साथ उसमें समर्पित हो जाता है, तभी उसकी साधना सफल होती है। तो बिना साधना के, बिना तपस्या के और बिना समर्पित हुए सफलता नहीं हासिल हो सकती है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने बताया, नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार इनकी पुस्तक आई हिंदी साहित्य दिग्दर्शिका, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आराम से। हिंदी साहित्य दिग्दर्शिका ये वही पुस्तक है जो बहुत ही कम समय में कठिन मेहनत और अधिक प्रयासों के बाद ये पुस्तक इतनी शीघ्रता से प्रचारित और प्रसारित हुई कि विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा प्रिय लगने लगी है, और वर्तमान में उनके लिए एकमात्र ये सहारा है जो इससे संपूर्ण सामग्री प्राप्त करके वो आरकेएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। तो सर, इसी परंपरा में एक अगला क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो हिंदी साहित्य के विषय में जानकारी होगी, किंतु काफी विद्यार्थियों को लेकर ये भी संशय रहता है कि व्याकरण और जनसंचार का जो बिंदु उनके लिए सिलेबस में जुड़ा हुआ है वो कहाँ तक उचित है, और उसको कौन सी पुस्तक से वो पढ़ने का प्रयास करें जो उनको सफलता दिला सके। देखिए, व्याकरण है, काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो सामान्य छात्रों की समझ से बाहर की बात होती है। व्याकरण पर मेरी कोई किताब नहीं है व्याकरण पर, लेकिन व्याकरण पर मैंने करीब 12वीं कक्षा में पढ़ रखा है, और हिंदी साहित्य समग्र दृष्टि मेरी किताब इंटरव्यू के लिए, तो उस पर भी व्याकरण के कुछ अंश मैंने प्रस्तुत किए हैं। तो व्याकरण की 3-4 किताबें काफी अच्छी है मेरी दृष्टि में, जिसमें सबसे मैं महत्वपूर्ण स्थान देता हूँ वासुदेव नंदन जी की किताब को, जो भारतीय भवन पटना से निकली हुई। वो किताब अपने आप में माइलस्टोन किताब है, वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए। एक दूसरे लेखक हैं वचनदेव कुमार, वो भी बिहार के ही हैं, उनकी किताब हिंदी व्याकरण की अच्छी है। तीसरी किताब मेरी दृष्टि में लुसेंट की किताब अच्छी है। चौथी किताब एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड में जो किताब चलती है 9th या 10th में या 8 में, सबसे पहले लड़कों को उसको पढ़ना चाहिए, सबसे सरलता से कठिनता की ओर बढ़ना चाहिए। मैं कभी भी मोटी किताब, खासकर व्याकरण के लिए, भाषा विज्ञान के लिए, काव्य शास्त्र के लिए उसके पक्ष में नहीं हूँ। किताब बिल्कुल सरल सहज होनी चाहिए, ऐसा ही होनी चाहिए कि उसको पढ़ते ही समझ में आ जाए। तो व्याकरण की, अगर किसी छात्र को व्याकरण में समझने में दिक्कत आती है तो उनको मैं सलाह यही दूंगा कि वो एनसीईआरटी की किताब पढ़ें, या एनसीईआरटी की किताब आजकल डाउनलोड हो जाते हैं, नेट पे सब कुछ उपलब्ध है। और अगर नहीं हो पाती है तो आपके हर एक शहर में सीबीएसई स्कूल की जो किताबें हैं, आप 8 क्लास की पढ़ें, 9th की भी मत पढ़े, सिर्फ 8 की पढ़े। एकदम बिल्कुल पतली सी किताब है। एक बार इसके पीछे कारण ये है कि एक बार मैं रांची गया हुआ था, तो मेरी सिस्टर वहाँ एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ाती थी, तो उसके पास बहुत सारी किताबें थी। तो मैं एक दिन उलटने लगा किताब, तो देखा कि सीबीएसई की जो बोर्ड की किताबें हैं 8 और 9th की, जो दिल्ली से निकली हुई, बिल्कुल सरल सहज भाषा में लिखी हुई, और ये किताब बेहद उपयोगी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो किताब पढ़ना किसी भी छात्र के लिए बहुत बढ़िया है, उसको पढ़ें। और एक किताब राजेंद्र सिंघवी जी की, हमारे मित्र हैं,
और निम्बाहेड़ा में पदस्थ है, उनकी किताब राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से निकली है, उनकी काफी चर्चित किताब है, उसको आप पढ़ें। सरल किताब पढ़ें और जो ऐसी किताब पढ़ें जिनमें आसानी से आपको उसकी कॉन्सेप्ट अवधारणा क्लियर हो जाए, और उदाहरण से उससे संबंधित उदाहरण आप 4, 5, 10 याद कर ले तो आसानी से आपकी नैया जो है पार हो जाएगी। मुझे याद है कि मैं जब आपके समान स्टूडेंट था तो तैयारी मैं भी कर रहा था, तो मुझे व्याकरण की घर में किताब मिल गई, मुश्किल से 60 या 70 पेज की, पतली सी वो किताब बाद में मुझे मिली नहीं, और वो 60-70 पेज को मैंने 2-3 बार उल्टा पुल्टा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने उसको कमांड कर लिया, पूरा पढ़ लिया, 60-70 पेज ज्यादा पढ़ना। और कहीं भी मैं इंटरव्यू में गया व्याकरण से, हालांकि कॉलेज वगैरह में नहीं पूछते हैं, लेकिन कहीं स्कूल के में इंटरव्यू में गया तो उसमें पूछा तो मैं उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल समर्थ और सही जवाब दिया। तो छात्रों, मोटी किताब की ओर नहीं भागना है, सीधी सरल भाषा में मैं कहूंगा कि सरल भाषा में जो किताब लिखी गई है आप उसका अध्ययन करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जैसा कि सर ने बताया, व्याकरण के लिए कोई विशेष पुस्तक मार्केट में उपलब्ध तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन विशेष पुस्तक उन्होंने निर्धारित नहीं की। फिर भी उन्होंने वासुदेव जी नंदन, राजेंद्र जी सिंह आदि की पुस्तकों की नाम लिया, तो वो पुस्तकें अपने आप में सटीक भी है और उचित भी है। और सर का जहां तक मानना है कि बाजार में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, किंतु उनके पीछे भागने की बजाय आरपीएससी द्वारा संचालित कक्षा 9, 10, 11 और 12 में जो व्याकरण के लिए पुस्तक लगाई गई है वो उचित मानी जाती है। और वही उनके साथ साथ सर ने बताया कि सीबीएसई में भी कक्षा 8 की जो व्याकरण की पुस्तक है वो सर्वसम्मत है और सब कामों में सही भी है, तो आप उनका अध्ययन करें। इसी परंपरा में पुस्तकों की जब बात चलती है तो सबसे बड़ी जो बात है, अब की बार आरपीएससी ने भी सिलेबस बदला है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा कर दिया। अब हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर अध्येताओं के मन में ये है कि क्या हम रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इतिहास को पढ़ें, राम कुमार वर्मा के इतिहास को पढ़ें, या गुलाब राय जी के इतिहास को पढ़ें, या फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास या आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो बच्चन सिंह जी ने लिखा है वो पढ़ें। तो इतने हिंदी साहित्य के इतिहास अगर कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो उसके लिए संभव नहीं, क्योंकि सर समय की कुछ सीमाएं, समय नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आपकी भी हिंदी साहित्य की इतिहास की किताब आई है, वो बहुत बड़ी अच्छी किताब है और प्रामाणिक भी है। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हिंदी साहित्य, तो आप सर इस किताब का स्थान अन्य किताबों की या अन्य जो इतिहासकार हुए हैं, क्या उनका समाहार इस किताब में है? क्या पाठकों को मात्र इस किताब से पढ़ने से उतनी समझ बन सकती है कि सभी इतिहास ना पढ़ना पड़े? देखिए, मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि इतिहास की किताबों की लंबी फहरिस्त है। रामचंद्र शुक्ल जी से लेकर राम स्वरूप चतुर्वेदी तक लगभग 20-25 किताबें हैं जो अपने आप में माइलस्टोन किताबें हैं, किसी को एक दूसरे से कमतर नहीं कहा जा सकता है। मेरी इस किताब में, हिंदी साहित्य की किताब में तकरीबन सभी ग्रियर्सन हो, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हो, विजेंद्र स्नातक हो, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो, रामचंद्र शुक्ल जी हो, सभी इतिहासकारों को इसमें समाहित किया गया है। इतना ही नहीं, सिर्फ इतिहास के अतिरिक्त जितने भी जिसे प्रसाद के नाटकों में गीत है, प्रसाद की कहानियों के पात्र हैं, आपको इसमें सभी कुछ मिलेगा। अभी 2022 का ये जो नया एडिशन आया है, इसमें हमने करीब 50 पेज नए जोड़े हैं और अभी 2022 तक की रचनाओं को भी हमने शामिल किया है, पुरस्कार वगैरह से अप टू डेट किया है। तो ये किताब अपने आप में करीब 150 किताबों की मदद से ये किताब लिखी गई है। यानी एक किताब आप पढ़ेंगे तो समझिए कि आपने 150 किताबें पढ़ ली। तो और ये किताब अप टू डेट है, चाहे वो गद्य विधा हो, चाहे गौण गद्य विधा हो, या पत्रकारिता हो, स्त्री विमर्श हो, दलित विमर्श हो, या स्मरणीय तथ्य के रूप में सर्वप्रथम कवि हो, या कवियों की विशिष्टताएं हो, या किसी रचना के विषय में हो। आमतौर पर पहले क्या था, पहले की परीक्षा और अब की परीक्षा में देखिए बहुत अंतर आ गया है। पहले सीधे सपाट रूप से प्रश्न पूछ लिया जाता था और 1-2 किताबों से, अध्ययन की किताब से, चाहे प्रतियोगिता साहित्य की किताब से, या एक बहुत चर्चित हमारे मित्र ही हैं गोविंद पांडे जी की किताब से लोगों को सफलता मिल जाती थी। लेकिन आज के दौर में ये किताबें जो हैं बिल्कुल नाकाफी हो गई हैं। आज इन किताबों से लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अब प्रश्न का जो है स्वरूप बदल गया है। अब अवधारणात्मक रूप से प्रश्न आते हैं। अब ये नहीं आता कि कमायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है, वो पूछ दिया, इसके साथ साथ 3-4 क्वेश्चन और जोड़ दिए जाते हैं।
जो उसकी पूरी विषय वस्तु से संबंधित होती है। तो मेरी इन किताबों में वस्तुनिष्ठ तथ्य तो है ही, लेकिन साथ साथ इसमें वर्णनात्मकता भी और ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं कि छात्रों को निराश नहीं हो, उनको परीक्षा में प्रश्न जो है वो आ जाए। तो इस दृष्टि से किताब मेरी सब बाजार में जितनी भी किताबें हैं उनसे अलग है। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने सर ने बताया कि आरपीएससी के प्रश्न पूछने का जो स्तर है वो पहले की तुलना में काफी बदल गया है। अब प्रश्नों का स्तर सीधा और साधारण नहीं रहा, जहां पर सीधा सीधा किसी कवि का नाम या उसकी रचना का नाम या उसके प्रकाशन वर्ष के विषय में जान लिया जाता था। अब आरपीएससी के प्रश्नों का स्तर कुछ इस प्रकार का हो गया है कि अगर आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है तो उसके लिए आपको सभी जानकारी होनी चाहिए। जितने भी विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों की संपूर्ण जानकारी होगी, तब जाके आप उसका उत्तर सही उत्तर दे सकते हैं। और ऐसी उत्तर देने के लिए और अपने आप को प्रमाणित करने के लिए, जैसा कि सर ने बताया, ये पुस्तकें बहुत ही उचित हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं जो केवल आपको सीमित रखती हैं, लेकिन इनकी पुस्तकें ऐसी हैं जो आपका दायरा भी बढ़ाती है और आपके संपूर्ण विकल्पों का उत्तर देने में भी आपको सक्षम करती है। सर हाँ, ताराजी जी आगे क्या बता रहे थे आप? सर, अगर ये माना जाता रहा है और शायद आगे भी यही मान्यता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रहने वाली है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में जैसा मत प्रचलन है, जो मतज्ञ विद्वानों के अंदर है कि अगर हिंदी साहित्य के इतिहास को समझना है तो रामचंद्र शुक्ल जी को समझना ही होगा, उनके इतिहास को समझना होगा, उनकी आलोचना पद्धति को समझना होगा, उनके द्वारा जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनको उनका अध्ययन भी करना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का जब इतना ज्यादा हिंदी साहित्य में या हिंदी आलोचना में महत्व है, तो आपकी जो रामचंद्र शुक्ल पे किताब आई है, रामचंद्र शुक्ल विचार कोश के नाम से, वो इस मामले में कहां तक उपयोगी है सर? जो कि दर्शक देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पर कि रामचंद्र शुक्ल विचार कोश के नाम से जो आपकी पुस्तक है वो कितनी उपयोगी है? छात्रों, मैं ये बताना चाहूंगा कि शुक्ल जी के इतिहास के बिना किसी भी राज्य की लोक सेवा आयोग की परीक्षा के प्रश्न पत्र जो हैं पूरे नहीं होते हैं। यानी रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्य इतिहास जो है आधार ग्रंथ है किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए। अभी इस किताब की रचना के पीछे भी एक कहानी है। एक छोटी, अभी करीब 5-7 महीना पहले की बात है कि मेरे पास एक किसी लड़के का फोन आया कि सर मैं कैसे तैयारी करूं। तो मैंने उनको बताया कि भाई आप सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी की किताब पढ़ें। तो उसने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि सर मुझे शुक्ल जी की किताब समझ में नहीं आती है। तो मैंने उसको कहा कि हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने उसको कोई जो जवाब दिया तो दिया, लेकिन उस फोन रखने के बाद मेरे जेहन में तुरंत ये बात पौंधी कि जब मैं एमए का विद्यार्थी था तब भी शुक्ल जी को मैंने 1-2 बार पढ़ने की कोशिश की, तो मैंने उसको उठा के रख दिया था कि नहीं, ये आगे 1-2 पेज पढ़ा और आगे पढ़ा ही नहीं गया। फिर मुझे लगा कि हो सकता है उस समय मैं उतना अनुभवी नहीं रहा हूँगा या उतना परिपक्व नहीं रहा हूँ। मैंने 10 लड़कों को उसी समय फोन किया कि तुम ईमानदारी से बताओ कि शुक्ल जी की किताब समझ में आती है क्या? 10 में से 9 लड़कों ने कहा कि नहीं, मुझे शुक्ल जी की किताब समझ में नहीं आती, लेकिन शुक्ल जी की किताब मेरे पास है। एक लड़के ने कहा कि सब मेरे को 50% आती है। तो उसी समय मेरे जेहन में ये बात पौंधी कि जो समस्या मेरे समक्ष थी वही समस्या छात्रों के समक्ष है। सो मैं शुक्ल जी के विचारों को ऐसी किताब के रूप में ढालूं जिससे क्वेश्चन को छूटे ना। तो मैंने इस किताब में शुक्ल जी के साहित्य इतिहास को जब पूरा लिया है और उसको मैंने टू द पॉइंट लिखा है। जैसे रीतिकाल के कवियों की भाषा के विषय में क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आता है, तो मैंने रीतिकाल के कवियों की भाषा के विषय में शुक्ल जी ने जितने भी कथन कहे हैं मैंने पंक्ति लिख दी और कोष्टक में लिख दिया है कि आलम के लिए कहा है, देव के लिए कहा है। तो इस तरह से इसको मैंने मणि के रूप में इसको हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और इस किताब की खासियत यह है कि इसमें पद्मावत की भूमिका, भ्रमर की सार की भूमिका, रस मीमांसा और त्रिवेणी, चिंतामणि, उनके कथनों को भी मैंने समाहित किया है। जो लोग नेट की परीक्षा देते हैं उनको जानना चाहिए कि शुक्ल जी की किताब से सिर्फ साहित्य इतिहास से नहीं प्रश्न पूछे जाते हैं, पद्मावत की भूमिका से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, भ्रमर की सार की भूमिका से भी पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने इसको समाहित किया और इसको मैंने बहुत व्यवस्थित ढंग से लिखा है। जैसे शुक्ल जी ने जितनी भी रचनाएं लिखी, उल्लेख किया है, हमने उसको रचनाओं को एक जगह कर दिया है, या कवियों के विषय में कहा है, जो कथन कहा है तो उसको एक जगह कर दिया है। तो इस दृष्टि से शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ जो है रामचंद्र शुक्ल विचार कोश, वो परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी है और इसको छात्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। सर ने बताया कि रामचंद्र शुक्ल विचार कोश न केवल अपने आप में संपूर्ण है, हालांकि सब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने आप में एक महान हस्ती थे
पूजनीय थे, हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने का उनका प्रमुख योगदान था। किंतु भाषा की दृष्टि से सबका समझ अलग अलग होती है। कुछ विद्यार्थियों के साधारण तरीके से समझ में नहीं आती, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं या साहित्य के संपर्क में कम रहे हैं, तो उनको भाषा को लेकर बड़ी संशय रहता है कि उनके समझ में नहीं आता, तो वो एक बार उठाते हैं। जैसे कि सर ने भी बताया कि बहुत से विद्यार्थियों से बात करने के पश्चात उनका संशय दूर हुआ कि न केवल ये इनके समझ की बात है, बल्कि अन्य विद्यार्थी भी इस निराशा में है कि शुक्ल की पुस्तक समझ में नहीं आ रही है। तो उन्होंने उन सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए आचार्य शुक्ल की संपूर्ण पुस्तकों को एकत्रित किया और उनका एक नया विचार कोश के रूप में एक संग्रह निर्धारित कर दिया, जो विद्यार्थियों के लिए न केवल अपने आप में संपूर्ण बल्कि इस बात को भी निर्धारित करता है कि आचार्य शुक्ल की अलग अलग पुस्तकें जो साधारण विद्यार्थी के लिए खरीदना बड़ी नामुमकिन बात है, तो उनको अलग अलग पुस्तकें खरीदने की बजाय आचार्य रामचंद्र शुक्ल विचार कोश एक पुस्तक खरीदें और उसमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। तो सर इसी परंपरा में मैं अगला क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा कि हालांकि आपका एक मूल मंत्र है, आप हमेशा कहते रहते हैं विद्यार्थियों की सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, किंतु फिर भी काफी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है, लेकिन मजबूरन उनको किसी काम से जुड़ा हुआ होना पड़ता है, परिवार पालन के लिए वो बहुत सारे कामों से जुड़े रहते हैं, तो पढ़ने के लिए कम समय दे पाते हैं। तो सर क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण बिंदु है इस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को कम समय में पढ़कर वो सफलता निर्धारित कर सके? बिल्कुल सही कहा आपने कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो आज के समय में जो जितना पढ़ेगा उसको उतनी ही सफलता मिलेगी। आज एक प्रश्न यदि आपने गलत कर दिया तो आप समझेंगे कि प्रतियोगिता के दौर से बाहर हो गए। मेरे पास अनेक छात्रों के फोन आते हैं कि सर मैं 0.5 से रह गया, तो उनकी पीड़ा जो भुक्तभोगी होता है वही जानता है कि हाँ इतनी पढ़ने के बाद भी महज एक नंबर से या एक प्रश्न से या 0.5 से आप रह गए। तो इसलिए मेरी राय तो ये होती है कि संपूर्णता से आप पढ़ें तो उसी में सफलता मिलेगी। बहुत सारी किताबें आजकल अलग अलग रूपों में आ रही हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में, वन लाइनर के रूप में। मैं इसको बिल्कुल छात्र हित में अहितकर समझता हूँ। इस तरह की वन लाइनर की किताबों से या बहुविकल्पी टाइप की किताबों से कभी सफलता नहीं मिल सकती। आप में अगर ज्ञान है, नॉलेज है, तो आपको परीक्षा में कैसे ही प्रश्न आए आप उसका हल कर सकते हैं। आजकल एक और दौर चल पड़ा है टेस्ट सीरीज का, हाई स्पीड टेस्ट सीरीज का। 5000, 1000, 10,000 ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज बना देते हैं और लोग जो छात्र हैं ये लुभे हुए उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। मेरे साथ एक अपर्णा नाम की 12 में एक प्रोफेसर थी, संविधा व्याख्या था, मैं अप डाउन करता था, तो इसी तरह की किताब पढ़ती थी। तो मैं उनको कहता था मैडम इस तरह की किताब आप मत पढ़ो, कभी आप सफल नहीं होंगी। तो बोलती थी मैं क्या करूं सर, मेरे को समय नहीं मिल पाता। तो मैं ये कहना चाहूंगा समय निकालिए, बिना समय निकाले और बिना समय दिए आज के दौर में सफलता मुमकिन नहीं है। तो लेकिन जहां तक महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात है, मैं 4, 5, 7 आपको टॉपिक्स देता हूं जिनके 0.5 से रह जाते हैं या 0.1 से रह जाते हैं। आप भी ध्यान रखना इस चीज को। एक बार जबलपुर की एक लड़की ने मुझसे पूछा कि सर मेरे 2-3 नंबर से रह जाते हैं, आप कुछ बताओ मुझे। तो मैंने उसको याद पड़ता है कि मैंने 12-15 टॉपिक दिए थे कि आप इनको पढ़ो, जरूर आप सफल कर जाओगी जब 1-2 नंबर। और संयोग से परीक्षा हुई तो 15 टॉपिक में से उसको 13 क्वेश्चन आ गए थे, वो क्लियर हो गया, उसका नेट डायरेक्ट हो गया था। तो मैं इस संदर्भ में यही कहूंगा कि आप छायावाद, जो एक ऐसा हिंदी साहित्य इतिहास का टॉपिक है, छायावाद से क्वेश्चन अवश्य आता है, तो छायावाद पे आप कमांड करें, छायावाद की रचनाओं से संबंधित। दूसरा टॉपिक जो है मार्क्सवादी आलोचना या मार्क्सवादी आलोचक, मेरी गद्य साहित्य की किताब है, मैंने उसमें मार्क्सवाद पे बहुत अच्छा और मार्क्सवाद, आप मत समझिए कि मार्क्सवादी जो पहले फर्स्ट ग्रेड में लगा हुआ था मार्क्सवाद लगा हुआ था, मार्क्सवाद हट गया, अब हमें मार्क्सवाद से कोई लेना देना नहीं। मार्क्सवाद एक ऐसा टॉपिक है जिससे नेट हो चाहे सिलेट हो चाहे कोई भी परीक्षा हो अवश्य क्वेश्चन आएगा। और डॉक्टर रामविलास शर्मा विशेषकर एक ऐसे समीक्षक हैं जिससे क्वेश्चन अनिवार्य रूप से, अगर आपने नेट की परीक्षा दे रहे हैं और आपने अगर प्रश्नों पर आपकी पकड़ होगी तो जरूर आपने देखा होगा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा से क्वेश्चन आता है। मेरी किताब निकट हो उसमें आने वाली है प्रश्नों पर, तो उसमें मैंने देखा है कि रामविलास शर्मा हर एक साल या हर एक वर्ष छोड़ के या साल में 2 बार परीक्षा होती है तो रिपीट किए जाते हैं। इसलिए मैंने अपनी किताब गद्य साहित्य में डॉक्टर रामविलास शर्मा की संपूर्ण रचनाओं को वर्षवार प्रस्तुत किया है कि मैं जानता हूं कि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा और जिसने उस पर कमांड कर लिया उसके 1 क्वेश्चन हो गए, 1 क्वेश्चन यानी वो न जाने कितने 1000 रकमों से आगे हो गया। तो मार्क्सवादी आलोचक और आलोचना को जरूर पढ़ें, छायावाद पढ़ें। उसी तरह मेरी
ये काव्य शास्त्र किताब है, इसमें स्मरणीय तथ्य जो दिया हुआ उसको जरूर पढ़ें। और साथ साथ शुरू में मैंने कवि जितने भी काव्य शास्त्री हुए उनके मैंने भरत मुनि के कितने उनके कथन हैं, प्रमुख विचार हैं, प्रमुख बिंदु भरत मुनि से लेके ना जाने हिंदी के जितने काव्य शास्त्री उनको मैंने उनके विचारों को इसमें प्रस्तुत किया। तो इसका आरंभिक अंश जो है काव्य शास्त्रियों के संबंध में, चाहे वो संस्कृत के काव्य शास्त्री हों या हिंदी के, वो अनिवार्य रूप से पढ़ें। इसी तरह भक्ति काल से जो 4 कवि हैं भक्ति काल के, सूर, तुलसी, जयसी, इन कवियों को, कबीर इत्यादि को जरूर पढ़ें। प्रतिनिधि कवि हैं, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। उसी तरह रीति काल के 3 कवि हैं, केशवदास, बिहारी, घणानंद, इन तीनों कवियों पर आप कमांड करें। तो कुछ कुछ इसी तरह का आप ट्रिक अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपकी जो प्रश्न आएंगे उसमें आप अच्छा कर सकेंगे अन्य लड़कों की तुलना में। जी बिल्कुल, जैसे कि सर ने बताया कि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं दे पाते, तो उनके लिए हालांकि सफलता का कोई सीधा रास्ता नहीं हो पाता और बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ऐसे कुछ बिंदुओं का अध्ययन करके सफल हो पाते हैं। लेकिन जहां तक सर का मानना है, सर ने बताया कि छायावाद, मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य दिग्दर्शिका में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे मनोविश्लेषणवाद है, मनोविश्लेषणवाद से क्वेश्चन, खड़ी बोली से क्वेश्चन अवश्य आएंगे, साकेत से जरूर प्रश्न आएगा। तो जो टॉपिक जो एकदम अनिवार्य रूप से आने वाले हैं उसको तो गहनता पूर्वक पढ़ने की जरूरत है। और मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूँ कि साकेत पे मैंने बहुत बढ़िया लिखा है, मनोविश्लेषणवाद पे बहुत बढ़िया लिखा है। अभी 2-3 दिन एक लड़की ने मुझे फोन कर मैसेज कर बताया कि मनोविज्ञान की उसने 4-5 किताबें पढ़ रखी है लेकिन उसको समझ में नहीं और मेरी किताब से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो निश्चित रूप से इस दृष्टि से किताब जो है पठनीय है। जी, मैंने स्वयं ने इस चीज का अध्ययन किया। जब मैंने हिंदी साहित्य दिग्दर्शिका में मनोविश्लेषणवाद को देखा तो मैं देखते ही गया और एक भी ऐसा कोई बिंदु नहीं रहा जो हिंदी साहित्य में कहीं उल्लेखित और इस पुस्तक में उल्लेखित नहीं हो। तो मेरा मानना यह है कि सर ने जो बिंदु बताए उन बिंदुओं का गहनता से अध्ययन करना है। हो सकता है कि 1-2 प्रश्न का जहां पर आपका आंकड़ा रहे या बीच में 1-2 प्रश्न का अंतर रहे, तो हो सकता है कि ये कुछ बिंदु हैं जो आप लोगों को वहां तक पहुंचा सकते हैं। सर, इस साक्षात्कार के अंतिम बिंदु के रूप में एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है। वो प्रश्न ये है कि क्या बिना कोचिंग करे भी विद्यार्थी आरपीएससी की या अन्य परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकता है? आपका इस दृष्टि से क्या मानना है? मेरी दृष्टि में स्वाध्याय से बढ़कर आगे कुछ नहीं है। कोचिंग में आप जाते हैं तो कोचिंग सिर्फ आपको नियमितता या रेगुलरिटी प्रदान कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि कोचिंग में कोई भी पढ़ाने वाला XYZ हो, आप उसकी योग्यता देखें या किसी भी लेखक की योग्यता देखें कि हाँ वो किस प्रकार का उसका ज्ञान क्या है, उसकी डिग्री क्या है। तो सबसे पहली जरूरत है कि उसकी परखें उसको कि हाँ इसका ज्ञान क्या है, इसकी योग्यता क्या है। और कोचिंग में कोई भी पढ़ाता है तो आपको आपके दिमाग में फिट नहीं कर देगा, वो भी एक सीमांत तक 1 घंटा में पढ़ाएगा। तो मेरी दृष्टि में तो कोचिंग की हिंदी में बार बार कहता हूँ कि हिंदी कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है जिसके लिए हमें कोचिंग में जाने की जरूरत है। आप स्वाध्याय करें, अधिक से अधिक अच्छी किताबें पढ़ें और सफल होंगे। गांव में रह के बहुत सारे लड़के सफल हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी गृहणियां हैं जो कोचिंग नहीं जा सकती, वो घर में खुद घर में तैयारी करती, मेहनत करती और पढ़ती हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी किताब पढ़ें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। कहीं कोई आप खुद पढ़ने के साथ देखिए, किताब ऐसी होनी चाहिए जिसमें पढ़ते पहला पेज या दूसरा पेज आप पढ़ें या एक बार पूरी किताब में पेज पढ़ते हैं तो उसी से आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, नहीं किताब बहुत अच्छी है, ये हमें अवश्य सफलता दिलाएगी। इसलिए मेरी दृष्टि में मैं तो कोचिंग, मैंने खुद कभी कोचिंग नहीं की है और आज देखिए आपके सामने हूँ। तो आप अधिक से अधिक स्वाध्याय करें, अच्छी किताब पढ़ें। कोचिंग में आवश्यकता नहीं जाने की। और यूट्यूब पर भी आप समय ज्यादा जाया नहीं करें। यूट्यूब वाले भी क्या है, साकेत के विषय में कहानी बता देंगे। यहाँ साकेत में एक कथन में, एक कविता की पंक्ति में एक प्रश्न छिपा हुआ है जो मेरी इस किताब में है, समझ, या किस पंक्ति में कौन अलंकार है, कौन सा छंद है, उस पद की क्या विशेषताएं हैं, इसमें सारे कुछ दिए गए। वो आपको यूट्यूब पे नहीं बताए जाएंगे या वो कोचिंग में भी नहीं बता पाएंगे। मैं आपको ये बताऊं कि इलाहाबाद में कोचिंग चलती है और हमारे छात्र अशोक स्वामी पढ़ाते हुए बोलते हैं सर आपकी किताब के बगैर मैं पढ़ा ही नहीं सकता। और उन्होंने हिंदी साहित्य दिग्दर्शिका ही खुद 5 प्रतियां मुझसे मंगवाई है। तो ठीक है, कोई जो भी मेहनत करता है वो अपना कमाता है, अच्छी बात है। लेकिन कोचिंग जाने के कुछ फायदे भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोचिंग से ही आपको सफलता मिलेगी। स्वाध्याय से बढ़कर मेरी दृष्टि में कुछ नहीं है। आप अधिक से अधिक पढ़ेंगे, अधिक से अधिक आप प्राप्त करेंगे। इसलिए कहावत ही है कि अच्छी पुस्तकें पढ़ें, स्वयं को गढ़ें। जी बिल्कुल।
तो सर मैं साक्षात्कार की इसी परंपरा में बच्चों के लिए जो आशीर्वाद स्वरूप आप 2 वचन कहें तो। छात्रों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ईमानदारी से पढ़ें, पूर्ण समर्पण भाव से पढ़ें और अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अवश्य सफल होंगे। निराश कभी नहीं होना है, हमेशा नई उमंग नई उत्साह के साथ काम करना है, पढ़ना है और आपको कभी निराशा नहीं होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय और कठिन मेहनत और प्रयासों से विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उचित सामग्री तैयार की है, उसके लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद।